अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज कुछ खबरें हैं हम आपके पास लेके आए। बाहर बारिश हो रही है तो हमारे पास जाए पना सिर्फ एक ही थी कि गाड़ी के अंदर बैठ के ही आप तक मालूमात पहुंचाई जाए। तो बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस यूसुफजई और जनाब एजाज सैयद साहब। अगर ये अपना मोबाइल छोड़ दें और थोड़ी सी तवज्जो हमें दे दें। एजाज सैयद साहब को हमने यहाँ पे दावत दी है, बड़ी मुश्किल से खींच तान के ताने तूने मार के लेके आए हैं उसको मैं, और अवैस यूसुफजई को इसलिए कि आज लोअर कोर्ट में कुछ मुकदमात थे, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करें। उसके साथ ही एक जो अहम मुकदमा है वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आपको याद होगा कि एटमी साइंसदान जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर, ब्रीफली अगर हम इसको देखें तो उस दौर में एक इल्ज़ाम सेंट्रीफ्यूजिस की स्मगलिंग के हवाले से या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एटमी फैलाव जो है उसके हवाले से उनको, फिर उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी टेलीविज़न पे आके। उसके बाद से वो फिर उनकी नकलो हरकत जो है वो महदूद कर दी गई। अपनी उस नकलो हरकत को महदूद किए जाने के हवाले से अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। उस मुकदमे की दास्तान भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब अवैस यूसुफजई की तरफ। अवैस, हमारे जहनों से एक मुकदमा जो कि बड़ा शुरू हुआ था बड़े धूम धड़के के साथ, और वो इंकशाफ मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि पनामा केस का फैसला सुनाने वाले जज अरशद मलिक जो हैं उनकी गैर अखलाकी वीडियो के वाइस वो ब्लैकमेल हुए और दबाव में आके उन्होंने सजाओं के फैसले दिए, और फिर वो वीडियोस बनी और फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। तो अब क्या हो रहा है, मैं तो भूल गया हूँ उस मुकदमे में क्या हुआ, कुछ हमें याद दहानी कराएंगे आप? देखिए, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई थी वो ये थी कि जो जज अरशद मलिक हैं उनको तो ओहदे से हटा दिया गया था और उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी जिस पर FIA ने तहकीकात की, तफ्तीश की और फिर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। अब उसका स्टेटस ये है कि उसमें अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका। वो पहले मामला साइबर क्राइम की कोर्ट में गया और मुल्ज़िमान का चलान भी वहाँ पर पेश हुआ, बुरी चलान। लेकिन इस दौरान FIA ने खुद रिक्वेस्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कि जो 3 मुल्ज़िमान हैं जिसमें नासिर जंजुआ, महर जिलानी और खुरम रसूल, उनकी हद तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, इसलिए उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक हो गया। उन 3 मुल्ज़िमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। इसी दौरान FIA ने 780A यानी दहशतगर्दी की दफात लगा के ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। बिल्कुल सही हो गया। अब ये मुकदमा चला गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। वहां पर जो मुल्ज़िमान है उन्होंने जुरिस्डिक्शन का इशू उठा रखा है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये दहशतगर्दी में कहाँ आ गया? जी बिल्कुल। हाँ। तो अब जो सिचुएशन है, इसी दौरान FIA ने एक दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दाखिल की और उन्होंने ये कहा कि जिन 3 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज किया गया था FIA की अपनी रिक्वेस्ट पे, उनको दोबारा गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए और वारंट जारी किए जाए। वो दरखास्त आज मुस्तरद हो गई है अदालत से, और अदालत ने उस दरखास्त में ये कहा है कि अभी अदालत ने जुरिस्डिक्शन का इशू तय करना है। दरखास्त में कहा है, फैसले में कहा है? अदालत ने अपने फैसले में कहा है। अच्छा। आज जो दरखास्त जिस पे फैसला आया, ओके, उन्होंने कहा है कि जुरिस्डिक्शन का इशू अभी तय करना बाकी है। जब वो तय हो जाएगा तो फिर इस दरखास्त को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। क्यों नहीं अपना जुरिस्डिक्शन का इशू तय कर? उस पे अभी तक दलाइल नहीं हुए। उस पे अभी जो मुल्ज़िमान की दरखास्त दलाइल नहीं हुए, ये तो काफी तवील अरसा हो गया। आपको पता है कि दरखास्त बीच में FIA की आ गई थी। उन्होंने कहा जी पहले हमारी दरखास्त पर फैसला करें, और उस दरखास्त पे आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए, फैसला महफूज हुआ। आज फैसला ये आया कि पहले जुरिस्डिक्शन का इशू तय किया जाएगा। उससे पहले उन्होंने वो वाली दरखास्त रोक दी थी, जुरिस्डिक्शन वाली, और ये दरखास्त सुन रहे थे। और मीनवाइल अरशद मलिक जो जज हैं उनको तनख्वाह मिल रही है? अरशद मलिक को तो भेज दिया गया था वजारत कानून के पास, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं। और वो उनके बिल्कुल तनख्वाह भी मिल रही होगी। अंडर द लॉ तो उन्हें तनख्वाह बिल्कुल मिल रही है। उन्हें OSD बना दिया गया था, हटाया नहीं गया था उनको। OSD बनाया गया था। OSD बनाया गया था, तो उसका मतलब है पोस्टिंग नहीं थी ना, स्पेशल ड्यूटी। तो वो तनख्वाह तो ले रहे होंगे। तो आजकल किसकी स्पेशल ड्यूटी पे है? ये सब आपको पता है? देखिए, वो स्पेशल ड्यूटी जो भी है, एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो बनी थी उसके ऊपर अरशद मलिक ने
ये कंप्लेंट की थी कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और वो उन्होंने साबित भी किया अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से कि वो ब्लैकमेल हुए भी, खुद उन्होंने माना। तो इस बात पे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई जिनका नाम इन्होंने अपनी दरखास्त में दिया था, लेकिन अरशद मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई अपनी दरखास्त में तो उन्होंने 12-14 लोगों के नाम लिए थे, आपको याद है? जी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। और आपको एक एडिशनल मालूमात, वो FIA ने जो FIR की कॉपी थी वो खबर मैं ही ब्रेक की थी, हालांकि बीट ताड़ी है जी, कोई गल नहीं, कोई गल कई खबरां ताड़ियां भी मैं ब्रेक कर जाता है, मैं तो कभी नहीं कहता। अच्छा, खैर मामला ये हुआ है कयूम सिद्दीकी साहब कि जब FIA ने इब्तदाई अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो FIA साइबर क्राइम विंग के सरबराह थे अफजल भट्ट नाम के एक PSP अफसर। अच्छा। उस वक्त DG FIA हुआ करते थे बशीर मेमन। इन्होंने जब तहकीकात की तो इब्तदाई तहकीकात में ये जो नाम अवैस बता रहे हैं उनको उन्होंने बरी कर दिया, क्योंकि उन पर कुछ साबित बात हो नहीं रही थी। FIA के पूरी टीम ने ये इन्वेस्टिगेशन की थी और पूरे मुल्क की नजरें FIA के ऊपर लगी हुई थी। अच्छा, अब उन्होंने जाके अदालत में बयान दिया कि देखिए, और FIA पे किसकी नजरें थी? FIA के ऊपर बड़े ताकतवर लोगों की नजरें थी। अच्छा। जो पूरा मुल्क ये चला रहे हैं, तो अब बड़े ज़ाहिर है आपको पता है हुकूमत और भी बड़े ताकतवर लोग हैं यहाँ पर जो ये मुल्क चला रहे हैं। तो जब इन लोगों ने जाके अदालत को बताया कि भाई ये तो मुलजमान नहीं है या इनके ऊपर तो कोई जुर्म साबित नहीं होता, इन्हें बरी किया जाए, उनको बरी कर दिया गया। जब उनको बरी कर दिया गया तो FIA के अंदर, वजारत दाखिला के अंदर शोर मचा दिया गया और कहा गया कि ये तो शायद उन्होंने पैसे ले लिए हैं या इन्होंने जानबूझकर इन मुलजमान को बरी कर दिया है। वाह जी वाह। उसके ऊपर दो काम हुए। एक तो ये कि FIA साइबर क्राइम विंग के जो सरबराह है उनको मुअत्तल कर दिया गया, गुड, अफजल भट्ट को, और उनके साथ जो टीम थी उनको भी। उनको मुअत्तल करने की वजह क्या बनी? क्या कही रीजंस क्या दी? उनको कहा गया कि ये आपने इन्वेस्टिगेशन गलत की है, ये तहकीकात आपने गलत की है। अच्छा। और उसकी इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी का नतीजा आज तक अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा। क्योंकि वो इंक्वायरी भी किसी तरीके से साबित नहीं कर सकी कि अफजल भट्ट ने। अच्छा, ये छोटी सी इंक्वायरी वाजिद ज़िया साहब के आने के बाद भी होती रही है या उनके आने के बाद हुई? बिल्कुल बात भी होती रही है, ये बात भी होती रही है। तो वाजिद ज़िया साहब ने तो वो GIT के हेड के तौर के ऊपर पनामा की इन्वेस्टिगेशन हजारों सफात पे मबनी, वो तो उन्होंने बड़ी जल्दी मुकम्मल कर ली। देखिए वाजिद ज़िया साहब, एक छोटी सी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है। उसकी वजह है ना, वाजिद ज़िया साहब तुसी देखो, वाजिद ज़िया साहब हेड तो करते हैं इंक्वायरीज को या इन्वेस्टिगेशंस को, लेकिन वाजिद ज़िया साहब इंक्वायरियों में उनका जो किरदार है किसी क्लर्क से ज्यादा नहीं होता अमली तौर पर। अच्छा। वो हेड होते हैं, ये सबको पता है कि पनामा की इंक्वायरी में हेड वो थे, लेकिन अमली काम कहाँ पर हो रहा था। अभी भी जिस इंक्वायरी के हेड हैं वो, उस पर अमली काम जो हो रहा है वो कोई और लोग कर रहे हैं। तो अमली तौर पर हेड तो वही है, इसमें कोई नजर आता है कि वो हेड वो है, लेकिन अमली काम और लोग करते हैं और वो उनका जो रोल है वो सिर्फ एक क्लर्क से ज्यादा और कुछ रोल नहीं होता। अच्छा एजाज से ये सब एक बात बताइए, ये जज अरशद मलिक जो हैं ये खुद ताकतवर हैं या इनके पीछे वाकई देखें ना, लॉ मिनिस्टर ने और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उनके ब्याह के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उन्होंने जो जवाब लिख के भेजे थे वो सारे उन्होंने पढ़ के सुनाए और कि जी ये देखें वो देखें। तो वो दो वीडियोस की बात है ना, एक तो वो है जो कि नासिर भट्ट के साथ है जिसमें वो कन्फेशन कर रहे हैं कि जनाब ये कर लें वो कर लें फलाना कर लें। अच्छा एक और वीडियो भी है, वो किसी और नाम से मशहूर है, क्या नाम है उसका वीडियो है? वो तो मुल्तान वीडियो। जी जी मुल्तान वीडियो, जिसमें आपने देखी है? मैंने इत्तेफाक से देखी है। इत्तेफाक से मैंने देखी है। अच्छा, तो वो तो ये अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा होगी अपना वैसा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिक्र हुआ है, एक केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था मियां तारिक की जमानत का। अच्छा। वो जमानत की दरखास्त उन्होंने दायर की है बेसिकली तिब्बी बुनियादों पर, क्योंकि आपको पता है आजकल मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल होने का जो है ना रिवाज चल पड़ा है। रिवाज क्या चल पड़ा है, रह ही गई है। तो अब वो जो उनके वकील थे उन्होंने दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 60 साल उनकी उम्र है और बीमार हैं, फरवरी के बाद से अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट उनकी फ्रेश नहीं आई, तो अदालत फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट मंगवाए और उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बरी करे।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इसको मेरिट पर देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल ये बेंच था। उन्होंने जब कहा कि FIR पढ़ें, FIR पढ़ने के बाद उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। जो वहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उनसे कुछ सवालात किए, और जो तफ्तीशी टीम के इंचार्ज थे वो मौजूद थे, उनसे उन्होंने पूछा कि FIA की तफ्तीश का मयार क्या है। उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट पर आपने कार्रवाई की, लोगों को अंदर कर दिया, जो जज हैं जो एडमिट कर रहा है अपनी वीडियो, उसके बारे में आपने क्या किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस पर उनका ये कहना था, जो FIA के वहाँ पे तफ्तीशी इंचार्ज थे, उनका ये कहना था अदालत में कि हम तो उस कंप्लेंट पर अमल कर रहे हैं जो जुडिशल अफसर ने दर्ज कराई, और वो ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो है काम हो रहा है, सारी तफ्तीश हो रही है, और इन मुल्ज़िमान ने ब्लैकमेल किया था जज साहब को। तो इस पर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जज खुद बता रहा है कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ, तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताएं, उस वीडियो का फ्रांजिक कराया गया? उन्होंने कहा जी फ्रांजिक करा लिया है वीडियो का, और वो जेन्युइन साबित हुई है, और ये वीडियो 2001 से 2003 के दौरान बनाई गई है। तो इस पर अब जो अदालत है उन्होंने ये वही मौक़िफ़ है जो जज अरशद मलिक का कंप्लेंट के अंदर मौक़िफ़ है। एग्जैक्टली। अब अदालत ने कहा कि मुकम्मल तफ्तीश का रिकॉर्ड और इसमें जो पेशरफ्त है वो भी आप करें, और 1 हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड पेश करें। आपकी तफ्तीश को देखते हुए मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त पर हम फैसला करेंगे। इसमें कयूम सदीकी साहब, शाह जी आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इसमें ये बात करना चाह रहा हूँ कि कयूम सदीकी साहब, मसला पता है क्या हो गया है? मसला ये है कि लोग अदालतों के अंदर अब कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक काम करने वाले नहीं रहे, खड़े हो जाने वाले नहीं। अब देखें, काउंटर टेररिज्म विंग के सुपुर्द किया गया ये काम, वहां पर बाबर बख्त नाम के हेड हैं जो कि इस सारे मामले को देख रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि बाबर बख्त कहते कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं, वो आगे बढ़ चढ़ के यानी कि इस बात को साबित करने में लगे हुए कि बिल्कुल हमारी जुरिस्डिक्शन है। अच्छा। और हम ये कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट वजाहत भी कर चुकी है कि टेररिज्म के केसेस क्या होते हैं या उसके ऊपर। मसला क्या है? बाबर बख्त और इन जैसे अफसरों का मसला ये है कि इन्होंने आगे पोस्टिंग लेनी होती है, प्राइज्ड पोस्टिंग लेनी होती है, वो देनी होती है, वो देते हैं ताकतवर लोग। अब उनको खुश वजीर दाखिला जी को और लोग भी, तो उसमें नहीं, आजकल तो वो ब्रिगेडियर एजाज है ना, एजाज शाह है ना। ब्रिगेडियर एजाज शाह है, और ब्रिगेडियर एजाज शाह ने उनकी पोस्टिंग नहीं करनी, उनकी पोस्टिंग तो करनी है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने, और पोस्टिंग के पीछे भी एक साइंस होती है, आपको पता है वो। तो इन लोगों ने अपनी प्राइज पोस्टिंग लेने के लिए गलत काम करते हैं और गलत केसेस लोगों के ऊपर बनाते हैं, और जो केसेस होते हैं उनका रुख मोड़ देते हैं। और इसमें नुकसान किसका होता है? अदारे का नुकसान होता है, कौम के पैसे जो हैं वो जाया होते हैं, लोगों का वक्त बर्बाद होता है, रियासत का वक्त बर्बाद होता है, और हुकूमत का वक्त बर्बाद होता है, लेकिन उनकी नौकरी बन जाती है, उनको फायदे मिल जाते हैं। कितने ऑफिसर हैं ऐसे? वैसे ऐसे ऑफिसर्स आप देखें जो इस ये वाली लैडर चढ़ के गए हैं। देखें कयूम सिद्दीकी साहब, इसकी कोई पैरामीटर ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे जर्नलिज्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत रस्तों से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह FIA में भी ऐसे अफसर हैं। और बदकिस्मती ये है क्योंकि FIA के अंदर और पुलिस के अंदर जो पोस्टिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वहां पर बाज ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जहां पर बहुत लंबे लंबे खाबे भी होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी तादाद के बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकता। वैसे FIA के अंदर वो कौन कौन सी पोस्टिंग है या पोस्टें हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ पे खाबे बड़े होते हैं? कौन कौन सी पोस्ट होती है? बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इनका सेक्शन है उसके ऊपर बड़े एंटी करप्शन जो इनके सर्कल्स हैं, बैंकिंग सर्कल्स हैं, वहां पर बड़ी रिश्वतस्तानी होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर डूबियस सर्कमस्टांसेस में वो केसेस दर्ज किए जाते हैं, लोगों के ऊपर बाहमी लेन देन का। अभी पिछले दिनों एक मुकदमा भी FIA ने अपने एक इंस्पेक्टर के खिलाफ किया है कि 2 बंदों के दरमियान बाहमी लेन देन था, उसको उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग उस अफसर ने जाहिर कर दी। तो जो मुलजिम पार्टी थी वो उससे भी तगड़ी निकली, उसने कहीं और अप्रोच की तो वो केस उसके ऊपर हो गया। लेकिन अक्सर लोग जो हैं जो इनके चंगल में फंस जाते हैं वो पैसे भी इनको देते हैं और आपके और मेरे सामने इंसाफ भी उनको नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो आए रोज बढ़ रहे हैं, करप्शन के केसेस आए रोज बढ़ रहे हैं। जो एक्चुअल काम करने का वो नहीं हो रहा कि आप तफ्तीशियों को अच्छे पैसे दें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें।
क्या कहानी क्या है कि बजाय करप्शन कम होने के बढ़ती चली जा रही है? मतलब जो आपके जो महकमे के जो सेफ गार्ड्स होते हैं ना, वो बंद करने वाले जो होते हैं, प्लग इन करते हैं अब चीज़ों को मतलब होता यह है कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक केस सामने आता है कि जनाब इस बंदे ने इस किस्म के बंदे से पैसे इस तरीके से खाए हैं, तो फिर आप ये होल सामने आ गया उसका सिस्टम का, फिर आप उसको प्लग इन करते हैं, इदारे तो है ना प्लग इन करते चले जाते हैं ना, सो दैट कि आइंदा कोई ऐसा ना करे। ये नहीं होता हमारे, ये इसलिए नहीं होता क़य्यूम सिद्दीकी साहब के मसला ये है कि जब कानून का बराबर इतलाक ही नहीं होगा। मैं उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट से आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला किया असगर खान केस का और कहा कि एक्शन लें। आज तक FIA के ये वाजिद ज़िया साहब ये बहुत बड़ा दावा करते हैं कि जी बड़े ईमानदार हैं और बड़ा अच्छा काम करते होंगे, लेकिन ये हाथ तो लगा कर देंगे असगर खान केस को। पेंडिंग पड़ा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बंदों को गिल्टी करार दिया हुआ है, जनरल असलम बेग और दूसरे लोगों को। हाथ तो लगा उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करके देखें, बल्कि ये उल्टा आकर बार बार लिख कर दे रहे हैं कि जी इस इन्वेस्टिगेशन को ही खत्म करें, क्योंकि इन्होंने आगे वो सियासतदानों की इन्वेस्टिगेशन वो करनी थी, तो FIA बार बार वो लिख कर दे रही है। तो जब कानून का बराबर इतलाक नहीं होगा ऊपरी लेवल पे, तो ये नीचे भी जाएगी। बेग साहब के तो वैसे ही खिलाफ है। नहीं मैं पहले आप माइक ले गए उनके पास, वो उनको आपने इंगेज किया, अब आप फिर वो ले गए, आपने तो टारगेट किया हुआ यार उनको। नहीं देखिए मैंने टारगेट किया हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है, तो उसके बाद रिव्यू था, रिव्यू भी खारिज हो गया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक फैसला आया हुआ है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, वही नहीं इम्प्लीमेंट। जी वही इम्प्लीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा कुछ यादें यहाँ पे भी जोड़ते हैं। चलें तो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं थोड़ा सा ना। सुप्रीम कोर्ट में आज पिछले 2 दिन से डॉक्टर AQ खान की मुकदमे की समाअत हो रही है। डॉक्टर AQ खान कहते हैं कि मेरी नकलो हमल के ऊपर पाबंदियां बड़ी गैर कानूनी लगा दी गई। अच्छा, इसमें अवैस आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये कहे थे। जी बिल्कुल। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर रहेंगी। जी बिल्कुल। जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार असलम थे और बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ये दरख्वास्त लेके गए थे डॉक्टर AQ खान की, और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी नज़रबंदी को चैलेंज किया था। लेकिन जब जवाब आया था वजारत दाखिला की जानिब से और वफाक की जानिब से, तो उन्होंने कहा था कि नज़रबंदी नहीं है, ये इनको नज़रबंद नहीं किया गया, लेकिन इनकी सिक्योरिटी पर ये जो पुलिस नफरी है वो मामूर की गई है। ये जा आ सकते हैं, इनसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन उसका एक SOP है, और उसका SOP ये है कि इनसे जिसने मुलाकात करनी होगी या इन्होंने जिससे मिलना होगा, ये उनके नाम देंगे, सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और उसके बाद मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये SOP तय हुआ था, कोर्ट में जमा हुआ था, और उसके बाद डॉक्टर AQ खान की कुछ सरगर्मियाँ उसके बाद हमने देखी भी। उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो इधर उधर भी गए इसी SOP के तहत। अब नई क्या दरख्वास्त है, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में बेहतर बता सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हुआ ये ना कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े दिलचस्प चीज़ है कि उसके बाद जो डॉक्टर AQ खान है वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया जो कि म्यूचुअल उससे था, और फिर उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, और लाहौर हाई कोर्ट में ने जब उनकी डिसमिस कर दी तो उसके खिलाफ 185 में यहाँ पे आए हैं। तो आज जो है वो जज साहिबान कल भी आए थे वो, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस में उनको बिठाए रखा, अदालत में नहीं आने दिया गया। तो आज जो है उनके वकला ने डॉक्टर AQ खान की तरफ से लिखा गया एक ख़त जो उनका हैंड रिटन था वो पेश किया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब उनके ऊपर जो लगाई गई हैं ये गलत हैं, और मुझे अदालत के अंदर ला के अदालत के सामने पेश भी नहीं किया गया, मुझ पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। और फिर उसमें कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने उनके इस लेटर के कंटेंट्स जो हैं इसके ऊपर एतराज़ किया, लेकिन उस पर अदालत की तरफ से जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल बेंच था। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसकी इज्जत के ऊपर किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ने कुछ एतराज़ करना है, और अटॉर्नी जनरल का ये था कि इनके इस हैंड रिटन जो लेटर है
इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन वो अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और नोटिस कर दी है अटॉर्नी जनरल को और SDP को, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है, जिसके तहत ये सारा प्रोग्राम आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ये सारी चीजें तो वो जो कोर्ट ने हुक्म दिया था कि डॉक्टर AQ खान को उनके वकला के साथ अलग से मिलने दिया जाए, उसका क्या बना? उसमें वो गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो उन्होंने यही कहा कि जनाब उनके वकला को कुछ इस तरह से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर शाम में कहीं बाहर उनके वकला गए हैं, तो अभी फिर उनके वकला ने ही उनका हाथ से लिखा हुआ खत जो है ना वो पेश किया। तो अब जो है वो ईद के बाद इसकी समाअत होगी। तो वो जो खत है अभी उसकी कोई कॉपी शापी मिल सकी है? जी बिल्कुल मिल गई है, कॉपी मेरे पास पड़ी है, आपको चाहिए? अच्छा, तो आपको मैं दे दूंगा। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा था कि उसमें कोई और नई चीज ना हो। हाँ, वो क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तमाम मवाद जो है वो उसके अंदर है, तो इसलिए मैं लेकिन अवाम की दिलचस्पी के लिए जरा कुछ बताएं कि उसमें डॉक्टर AQ खान ने लिखा क्या हुआ है। देखें, अवाम की दिलचस्पी के लिए ये बता सकता हूँ मैं आपको, अगर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी हमें यहाँ पे ना, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो उसमें क्या कुछ लिखा है। जी, तो एजाज से ये सब वो जो लेटर है डॉक्टर AQ खान की तरफ से लिखा गया, उसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने साथ पेश आने वाले कल के वाक़े का जिक्र किया कि किस तरह से उनको जो है वो अदालत लाने के बजाय कभी इधर लेते जाए कभी उधर लेके जाते रहे। फिर उनको जो है वो आखिर में एक ऐसे कमरे में बिठाया, फिर उनका कहना था कि ये जो था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उसके साथ कोई मुल्क का कमरा था, वहाँ पे उसको बिठाया। फिर दूसरा उन्होंने जो है वो कहा कि उनके साथ जो है वो नारवा सलूक बरता जा रहा है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका नोटिस ले और उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको पेश करने के लिए कहा था, इनको बुलाने के लिए कहा था, मिलने के लिए वकला को कहा था, वो नहीं हुआ, तो लिहाजा ऐसे जो अफसरान हैं वो क्या है SPD के, जो इनको लेके इधर उधर चाहते रहे हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई अदालत इनिशिएट करे। और जो है उसके बाद एक और चीज़ थी उनमें छोटी सी कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ज़ाहिर है वो जो सारे उनका मामला है। दूसरा ये कि हाँ कि उनको हिदायत की जाए जो जिम्मेदार हुकाम है कि वो इनको अदालत अटेंड करने की जो है वो परमिशन दे। हाँ, तो ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डॉक्टर AQ खान को अदालत के अंदर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने की इजाज़त दी जाए। तो ये उनका वो बेसिकली लेटर था। तो ये थी छोटी छोटी सी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और बारिश अब काफ़ी थम गई है और मौसम भी बात बड़ा अच्छा खुशगवार हो गया है। तो शाराए दस्तूर को अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।